Adnan, you can go ahead. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान बेग है। और मेरे साथ आज इमरान बरनी हैं। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट दुबई की टीम में काम करते हैं। और आज जो हम प्रेजेंटेशन करेंगे उसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड डेटा सेंटर जो हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो किस तरह से ऑपरेट होते हैं, उनका आजकल की ज़िंदगी में क्या पर्पस है, और किस किस्म की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अ, अभी फिलहाल जो है हमारी टीम ने काफ़ी सारे सेशन ऑर्गेनाइज करे हैं। ये सारे सेशन जो है अब तक हो चुके हैं। आज जो है जैसा मैंने बताया कि क्लाउड डेटा सेंटर ओवरव्यू ऑफ क्लाउड डेटा सेंटर्स एट माइक्रोसॉफ्ट कवर किया जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे 3 सेशन और बाकी हैं माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, कैरियर डेवलपमेंट और मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि इन तारीखों पे स्केड्यूल होंगे और पब्लिश किए जाएंगे। आज का एजेंडा जो है वो उसमें हम कवर करेंगे कि डेटा सेंटर क्या होता है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, कि किस तरह से डेटा सेंटर शुरू हुए, क्या आजकल के मॉडर्न डेटा सेंटर लगते हैं, किस तरह से दिखते हैं, किस किस्म की कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं डेटा सेंटर्स के अंदर। और उसके बाद जो है इमरान जो है आपको डेटा सेंटर का टूर देंगे। ये वर्चुअल टूर है जो हमारी पब्लिक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आईटी के बारे में आपको बताएंगे और उसके अलावा क्रिटिकल इन्वायरमेंट यानी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं डेटा सेंटर के अंदर, यूपीएस जनरेटर, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद क्लोजिंग में आप क्या नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह से अपना करियर डेटा सेंटर में परस्यू कर सकते हैं, और नेटवर्किंग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ को हम थोड़ा सा कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं तारुफ के साथ। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मेरा नाम अदनान बेग है। मेरा जो जॉब टाइटल है वो डेटा सेंटर ऑपरेशन मैनेजर का है। वो डेटा सेंटर ऑपरेशन मैनेजर का है। मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफिशर से 2006 में ग्रेजुएट किया था इन कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद जो मेरी पहली जॉब थी वो एज अ आईटी सपोर्ट थी फॉर ए स्मॉल कंपनी, एक वेस्ट लंदन में थी, वहाँ पे करी थी। और थोड़ा सा अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी पहली जॉब किस तरह से आपको मिली या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी। तो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट बहुत टफ होता है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहते हैं कि जो भी हमारा कैंडिडेट हो वो किसी एक्सपीरियंस के साथ आए। और फ्रेश ग्रेजुएट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है वो एक्सपीरियंस हासिल करना। तो जो बेहतरीन तरीका है उसके लिए आप वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखें, किसी किस्म की वॉलंटियरिंग की हो, या फिर मे बी जस्ट मिनिमम वेजेस पे काम करने के लिए। तो मेरा जो पहला था रोल वो तकरीबन मैंने 6 मंथ्स वॉलंटियरिंग टाइप का था, जिसके अंदर मुझे एक्सपीरियंस मिला था, कंपनी को साथ भी मेरी इंटरेक्शन हुई थी, नेटवर्क बिल्ड हुआ था, आई प्रूव माई सेल्फ। और उसके बाद फिर यू गेट परमानेंट जॉब एंड यू कैन वर्क इन योर करियर लेडर। उसके बाद तकरीबन 2017 में मैंने मास्टर्स इन डेटा सेंटर लीडरशिप में इनरोल किया था। वो 3 साल का रिमोट लर्निंग कोर्स था। ज़रूरत नहीं है कोई ऐसी मास्टर्स करने की, बैचलर्स के बाद भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज किए थे। जब मुझे पता चला ये एक नया कोर्स आया है स्पेसिफिकली इन डेटा सेंटर, तो मैं काफ़ी मेरा दिल हुआ कि ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है एकेडमिकली, क्योंकि जितनी भी हमारी नॉलेज थी, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस था वो थियोरेटिकल था, सॉरी वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल था। तो थ्योरी और एकेडमिक्स की साइड से समझने की मेरी ख्वाहिश थी। और उससे पहले जो है मैंने 12 साल एक और डेटा सेंटर कंपनी में काम किया है एक्निक्स में, मुख्तलिफ रोल और मुख्तलिफ पोजीशंस में। मेरा जो करियर था एक्निक्स के साथ वो यूके में शुरू हुआ था, फिर 2013 में मैं दुबई मूव हुआ था और यहाँ पे मैंने तकरीबन 7-8 साल काम किया। और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट में 2020 पे मैंने मूव किया था। सो ऑल इन ऑल मैं डेटा सेंटर इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल से ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है। और फिलहाल जो मेरा रोल है वो डेटा सेंटर ऑपरेशन जो माइक्रोसॉफ्ट का यूएई में है, उसको मॉनिटर करना, उसको मैनेज करना अपनी टीम के साथ प्री मच 24/7। तो ये मेरा तारुफ है। मैं देता हूँ इमरान को। इमरान, ओवर टू यू। श्योर, थैंक यू वेरी मच अदनान। तो मेरा नाम इमरान अहमद बरनी है। बेसिकली आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से 2006 के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। और उसके बाद मैंने एक बैंक ज्वाइन किया था एज अ कस्टमर सर्विस एडवाइज़र। आप लोग सोचेंगे कि इंजीनियरिंग ज्वाइन बैंक किया, बेसिकली सेम एज अदनान। मैं कोशिश की कि मुझे आईटी के अंदर कोई जॉब मिले, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो यही देखती हैं कि आपको कुछ आता है, तो फिर वो जो है कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देती हैं।
मेरी अपनी भी एक मेरा भी इशू था कि मैं क्लियर नहीं था कि मुझे बेसिकली करना क्या है। मैं सॉफ्टवेयर में भी जॉब अप्लाई कर रहा था, मैं नेटवर्किंग में भी, सर्वर्स के अंदर भी जॉब अप्लाई कर रहा था, मैं खुद कंफ्यूज था। तो एक साल मैंने बैंकिंग में जॉब की। उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि बेसिकली मैं चाहता तो यही हूँ कि आईटी में जाऊँ, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मैं जो हूँ मास्टर्स करने के लिए यूके चला गया, जस्ट टू स्पेशलाइज माई सेल्फ कि मुझे करना क्या। मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज के बाद नेटवर्किंग के अंदर जो है ना कुछ स्पेशलाइजेशन करनी है। एज अदनान सेड, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन मैं खुद क्योंकि मुझे क्लियर नहीं था कि मैं नेटवर्किंग में क्या सीख सकता हूँ, तो मैं वो पढ़ने के लिए यूके गया। ड्यूरिंग माई एजुकेशन इन यूके मैंने जो है सीसीएनए का एक सर्टिफिकेट निकाला, जिसकी वजह से मेरी नेटवर्क की स्किल्स जो है पॉलिश हो गई। उस सीसीएनए की स्किल्स की वजह से मुझे जो है मेरी फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला। जब 2010 में मेरी इंजीनियरिंग सॉरी टेलीकम्युनिकेशन मार्केटिंग मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो मुझे एटीएनटी के अंदर फर्स्ट जॉब मिला। इस जॉब के ऊपर फर्स्ट टाइम मुझे जो है ना नेटवर्किंग समझने को मिली। मैंने देखा कि किस तरीके से ह्यूज नेटवर्क काम करते हैं, और मेरी नेटवर्क स्किल्स डेवलप हुई। वहाँ पर मेरे पास 2 साल का वर्क परमिट था। मैंने वहाँ पे एक साल नेट एटीएनटी में काम किया, और जो है वहाँ से यूएई आ गया। यूएई के अंदर आके 2013 के अंदर मुझे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली डेटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर। मैंने ज्वाइन एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किया था, लेकिन वहाँ पर मैं जो हूँ बहुत सारी टीम से मिला। मुझे समझ आया कि डेटा सेंटर कैसे ऑपरेट करते हैं, किस किस किस्म की टीम्स होती हैं जो कि डेटा सेंटर को रन करती हैं इसमें। और मैं उन सब से इंटरेक्ट करके सारी स्किल्स डेवलप करता गया। और 2015 के अंदर मैं आई गॉट प्रोमोटेड एज अ डेटा सेंटर मैनेजर एट यूनाइटेड टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। फिर वहाँ से जो है मैं अपने आप को पॉलिश करता हुआ, अपनी स्किल्स को एक्सेल करता हुआ डिफरेंट कंपनीज में काम किया। दुबई एयरपोर्ट्स के ऊपर मैंने डेटा सेंटर टीम में काम किया। एंड 2018 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स को ज्वाइन करने की एज अ साइट ऑपरेशन मैनेजर। So since 2018, I'm at Microsoft, helping Adnan to manage the data center operations. And हमारा सिर्फ एक काम होता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं डेटा सेंटर के अंदर, जितने भी सर्वर्स हैं, उन्हें हर टाइम हर वक्त रनिंग कंडीशन में रखना है, विदाउट एनी डाउन टाइम, इन सेफ एनवायरनमेंट। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस मेरा है डेटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर, एंड स्टिल गोइंग ऑन। So that's all about myself. I will give it to Adnan. Oh, sorry. This was so basically, this is if you are following us on these sessions, you have already seen this picture. इसमें माइक्रोसॉफ्ट की सारी सर्विसेज शो कर रही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, एंड और बहुत सी जो है बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। लेकिन ये सारी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट की एक फाउंडेशन के ऊपर रन करती है, दैट इज डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो डेटा सेंटर ग्लोबली देर आर मैनी डेटा सेंटर्स ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट, और वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर की टीम मैनेज करती है। नेक्स्ट अदनान। शुक्रिया इमरान। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की कि डेटा सेंटर शुरुआत किस तरह से हुई। तो अगर हम थोड़ा पिछले वक्तों में जाते हैं, 1940 से 1960 में देखें, जब मेन फ्रेम यूज होते थे, जो कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, एक एक कमरे के साइज के। वो एक कंप्यूटर जैसा होता था, बहुत ही थोड़ी सी मेमोरी होती थी, बहुत ही मामूली सी उनकी प्रोसेसिंग पावर होती थी। वो इस्तेमाल होते थे एक एक कमरे के अंदर। उनकी जो इस्तेमाल करना होता था वो काफ़ी मुश्किल होता था, उनके लिए स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए होती थी, और बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन के तौर पे वो समझे जाते थे। फिर 1980s से लेकर 1990s में सिलिकॉन और जितनी भी चिप्स थी वो छोटी होना शुरू हो गई, और थोड़ी आईटी भी ज़्यादा स्ट्रक्चर होने लगी, बिजनेसेस में ज़्यादा यूज़ होने लगी। और फिर इन वक्तों में जो था वो डेटा सेंटर का टर्म काफ़ी पॉपुलर होना शुरू हुआ कि डेटा सेंटर कोई जगह है जहाँ पे सर्वर्स होते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और उनके साथ साथ जो थी पावर, कूलिंग और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी आना शुरू हो गई। फिर 2000s के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हुई, जिसके अंदर डॉट कॉम बबल जैसा था। डॉट कॉम का टाइम जो था, शुरू में वेबसाइट इंटरनेट टेकिंग ऑफ, सो अ लॉट ऑफ डेटा सेंटर को लोकेशन कंपनी से स्टार्ट होना शुरू हुई।
कोलोकेशन बेसिकली जैसा आईएसपी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा कोलोकेशन जो होते हैं वो डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बहुत बड़े बड़े वेयरहाउस होते हैं जहाँ पे खाली जगह होती है और मुख्तलिफ कंपनीज आके वो अपना सर्वर्स और इक्विपमेंट और नेटवर्किंग हार्डवेयर वगैरह वो रख के एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। उसी के दौरान जो था 2000 के दरमियान इंडस्ट्री और इवॉल्व होना शुरू हुई क्योंकि जिस तरह से कंप्यूट पावर, स्टोरेज पावर, नेटवर्किंग कैपेसिटी सब बढ़ रही थी, हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू हो गई, सोशल मीडिया, इस तरह तो इन इंटरनेट की जैसा जैसा डिमांड बढ़ती गई इसी तरह डेटा सेंटर भी एक्सपेंड होना शुरू हुए क्योंकि जितना भी इंटरनेट का ट्रैफिक है, जो भी इंटरनेट पे हो रहा है, वो किसी ना किसी डेटा सेंटर से क्रॉस होता हुआ जाता है या डेटा सेंटर पे स्टोर होता है। चाहे आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हो, चाहे आप अपना किसी सोशल मीडिया पे कोई किसी किस्म की अपडेट कर रहे हो, ये जूम कॉल जो आज हम कर रहे हैं ये भी किसी डेटा सेंटर के थ्रू जारी होगी। तो इनकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमी में बहुत बढ़ना शुरू हो गई। 2010 के अंदर एक नए किस्म के डेटा सेंटर आने शुरू हुए जो कि हाइपर स्केल डेटा सेंटर थे। तो पिछले जो डेटा सेंटर थे बेसिकली उनकी जो पावर कैपेसिटी थी और स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी। ये हाइपर स्केल जो थे ये मेगावाट साइज के डेटा सेंटर थे कि मल्टी मेगावाट डेटा सेंटर, एक एक रूम जो था वो कई मेगावाट का था। और ये ज़्यादातर जो थे जो लार्ज क्लाउड प्रोवाइडर थे जैसे कि हम लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, अमेजोन है, इन कंपनीज ने शुरुआत करी थी क्योंकि ये सब जो थे उस वक्त क्लाउड सर्विसेज में जाना शुरू हुए थे। अजूर आया था, अमेजोन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड वगैरह, ये सब सर्विसेज आना शुरू हुई। तो उसकी की डिमांड की वजह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सॉर्ट ऑफ थिंग, ये डेटा सेंटर भी इवॉल्व होने शुरू हो गए। आजकल जो है ये प्री मच इसी किस्म के डेटा सेंटर पाए जाते हैं ज़्यादातर मॉडर्न इकोनॉमीज में। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी डेटा सेंटर्स हैं लेकिन वो लार्ज स्केल क्लाउड प्रोवाइडर्स के नहीं हैं, वो पीटीसीएल या वारिड या लोकल जो आईएसपीज हैं उनके हैं, या फिर एंटरप्राइज डेटा सेंटर। एंटरप्राइज डेटा सेंटर मतलब जो बैंक्स वगैरह हैं वहाँ पे या जो कंपनीज हैं उनके अपने डेटा सेंटर हैं। वो इस किस्म के लार्ज स्केल हाइपर डेटा सेंटर नहीं है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट और पर्पस जो भी हम आज शेयर करेंगे इट्स एग्जैक्टली सेम, चाहे वो छोटे स्केल पे हो चाहे वो बड़े स्केल पे हो। तो थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे अगला जो स्क्रीन है उस पे एक मैप है जिस पे हम दिखाएंगे आपको कि दुनिया में कितने सारे हमारे डेटा सेंटर हैं और किस किस जगहों पे वो लोकेटेड हैं। दे वहाँ पे जो है हमारा जितना भी, जैसे इमरान ने अभी शुरू में आपको बताया, जो भी हमारी कोर क्लाउड सर्विसेज हैं के अज्योर रिलेटेड सर्विसेज, पावर प्लेटफॉर्म, डायनामिक्स प्लेटफॉर्म, ऑफिस 365, इवन गेमिंग सर्विसेज जो है हमारी, अगर आप लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं या उसके अलावा दूसरे किसी किस्म के एक्सबॉक्स के गेम या ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, वो सब सर्विसेज जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में स्टोर होती हैं। तो ऑल इन ऑल हमारे जो है वो 300 से ज्यादा डेटा सेंटर हैं 38 कंट्रीज के अंदर, और 185 मील की जो है वो सबसी केबल और ऑप्टिकल फाइबर है। बेसिकली ये सबसी केबल जो है ये समंदर के अंदर और फाइबर ऑप्टिक केबल गई भी होती है जो मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ जजीरों को वो कनेक्ट कर रही होती है। उसके अलावा जो है ये डेटा सेंटर, अगर आप सोचते हैं कि इतने सारे डेटा सेंटर की क्यों जरूरत है, तो वो जो है हम हमारा जो होल पर्पस होता है वो जो हमारा डेटा है वो एंड यूजर जो यूज करेगा, जो कंज्यूम करेगा, उनके पास हो, उनके करीब हो। क्योंकि जैसा कि अगर आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या कुछ, उसके अंदर लेटेंसी होती है, बाद अवत, थोड़ा सा स्लो होता है, बाज़ एप्लीकेशन उस लेटेंसी पे नहीं चल सकती। दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है बाज़ औक़ात के गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा रेजिडेंसी, अगर वहाँ के जो बैंक्स हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं या दूसरी हैं, वो डेटा जो है वो उन्हीं के कंट्री में रहना चाहिए, वो उनके मुल्क से बाहर नहीं स्टोर हो। तो उसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि इन कंट्री के अंदर डेटा सेंटर हो, क्योंकि वो जो नेबरिंग कंट्रीज में हमारे क्लाउड सर्विसेज हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। सो मुख्तलिफ वजूहत हैं जिनकी वजह से डेटा सेंटर होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। पर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू डॉट्स जो हैं ये बेसिकली हमारे बड़े बड़े रीजन हैं मुख्तलिफ दुनिया में। तो अमेरिका में काफ़ी सारे हैं, साउथ अमेरिका में, यूरोप में तकरीबन हर दूसरे ममालिक में हमारे डेटा सेंटर्स मौजूद हैं। यहाँ पे यूएई में भी इस वक्त हमारी ऑपरेशन है, दुबई और अबू धाबी के अंदर। और इसी तरह इंडिया और फार ईस्ट, जापान, चाइना वगैरह और साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ भी है। तो ये आपको आइडिया देगा ऑन द स्केल। ये जो है ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर हैं, AWS के अलग हैं, गूगल के अलग हैं,
और उसके अलावा जैसे हमने कोलोकेशन कंपनीज की बात करी, जैसे कि एक्विनिक्स है, डिजिटल रियलिटी है, उनके अलग डेटा सेंटर हैं। तो अगर आप सब डेटा सेंटर्स का मैप देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल के डेटा सेंटर्स के अंदर। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा रोल्स हम आपको बताते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग जब आईटी का सोचते हैं या डेटा सेंटर का सुनते हैं तो उन्हें होता है कि मे बी परहैप्स सिर्फ आईटी रिलेटेड पोजीशंस हैं, या उसके अलावा कोई नहीं होगी, बल्कि सही है। हाँ, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मोस्टली रोल है, जैसे कि डेटा सेंटर टेक्नीशियन, लॉजिस्टिक्स टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ऑपरेशंस मैनेजर, और लार्जर कंट्री मैनेजर और कैंपस मैनेजर्स। लेकिन ये सब जो है ये कोर डेटा सेंटर में काम कर रहे होते हैं, जैसा कि डेटा सेंटर टेक्नीशियन जो है वो उनका इमरान आपको जब टूर करेंगे वर्चुअल डेटा सेंटर टूर, उसमें और दिखाएंगे कि किस किस्म के वो रोल डे टू डे करते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्यों उनका ये रोल क्रिटिकल है। इसी तरह अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बाहर आके इंजीनियरिंग की तरफ देखते हैं, तो उसके अंदर क्रिटिकल इन्वायरमेंट टेक्नीशियन, सो क्रिटिकल इन्वायरमेंट जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है। एंड हर डेटा सेंटर जो है बहुत उसमें पावर की ज़रूरत होती है और बहुत सारे कूलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सर्वर है वो बेतहाशा हीट जनरेट करते हैं। इस फिजिक्स का लॉ है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कंज्यूम हो जाती है। कंप्यूट पावर के साथ बाय प्रोडक्ट जो है हीट निकलती है, और वो हीट हमें निकाल के डेटा सेंटर से उसे कूल करना होता है। बास डेटा सेंटर जो ठंडे ममालिक में, वहाँ पे हमारे पास फ्री कूलिंग और दूसरे किस्म के हैं, लेकिन बास जैसा दुबई या दूसरे ममालिक में जहाँ पे मौसम इतना ठंडा नहीं होता है, वहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, चिलर प्लांट और ड्राई यूनिट वगैरह इंस्टॉल होते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं, पावर बेतहाशा ज़रूरी है। अगर आप नोट करें, आपके घर पे अगर बिजली चली जाती है या इंटरप्शन होता है आपके काम पे या किसी के बिजनेस पे, तो तकरीबन सब चीज़ चौपट हो जाती है और रुक जाती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक का मुस्तकिल मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे इमरान ने शुरू में कहा कि हमारी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा सेंटर ऑपरेशंस के अंदर, वो कोई भी सर्विसेज, कोई भी हमारे सर्वर, किसी किस्म का डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, हर वक्त वो अवेलेबल हो, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे कंपनीज हैं जो रिलाई करती हैं, क्योंकि अक्सर सिर्फ कंपनीज नहीं होती, गवर्नमेंट एंटिटीज उस पर काम कर रही होती हैं, हॉस्पिटल्स काम यूज कर रहे होते हैं सर्विसेज, उनके पेशेंट सिस्टम, उनके चेक इन सिस्टम्स वगैरह, एयरलाइंस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, बैंक्स हो गए, बेतहाशा जो है वो डेटा सेंटर के अंदर होती हैं। तो अगर किसी डेटा सेंटर में किसी किस्म की आउटेज हो जाती है, किसी किस्म की नेटवर्क इशू हो जाता है, स्टोरेज इशू हो जाता है, तो वो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। वो डिपेंडिंग कि किस किस्म का मसला है, वो मे बी स्पेसिफिक टू ए सिटी, कुछ भी एक शहर के से ज्यादा बढ़ के एक सूबे के अंदर या एक पूरे मुल्क के अंदर या एक खित्ते के अंदर भी मसला हो सकता है। तो इस वजह से जो है ये इंजीनियरिंग रोल और डेटा सेंटर टेक्नीशियन रोल बेतहाशा क्रूशल होते हैं, कि मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्रिटिकल इन्वायरमेंट प्रोग्राम मैनेजर और बिल्डिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट है, इसकी भी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि डेटा सेंटर में जितना भी क्रिटिकल इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो कि यूपीएस, जनरेटर्स, चिलर्स, ये सब जो होते हैं वो स्मार्ट टाइप के सिस्टम होते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं अपनी हेल्थ की, अपनी स्टेटस की, अगर कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, वो अलार्म जनरेट करते हैं। तो ये बिल्डिंग ऑटोमेशन एक एक अलग फील्ड है जो कि डेटा सेंटर्स वगैरह में यूज होती है। और सिर्फ डेटा सेंटर में नहीं, और भी बहुत जगह आजकल ये कॉमन होती जा रही है बिल्डिंग ऑटोमेशन, होटल्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर और दूसरी जगहों पे भी इसकी जरूरत होती है। तकरीबन ये हर किस्म के जो रोल हैं आजकल, इनकी बेतहाशा डिमांड है पूरी दुनिया में। चाहे आप डेटा सेंटर टेक्नीशियंस वगैरह से रिलेटेड देखें, चाहे क्रिटिकल इन्वायरमेंट और या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन सब की है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप देख रहे हो, तो लाजमी नहीं कि सिर्फ आईटी, इवन इंजीनियरिंग रोल्स यू कैन मेक इट इन माइक्रोसॉफ्ट और एनी अदर टेक्नोलॉजी कंपनी एज। उसके अलावा डेटा सेंटर में सिक्योरिटी बेतहाशा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपका सर्वर्स हैं, एक तो मॉनेटरी वैल्यू है उनकी, बहुत एक्सपेंसिव है, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई इस किस्म का है, थेफ्ट का या चोरी का, उस लिहाज से, उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी के हिसाब से भी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हर कोई जो है आपके डेटा सेंटर में ऐसे ही मुंह उठा के चलाए। उसका प्रोसेस होता है एक्सेस का, उसका तरीक़ाकार होता है, सिक्योरिटी के पैरामीटर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के फेंस सिक्योरिटी है, डेटा सेंटर की है, रूम की सिक्योरिटी है, कहाँ कौन किस कमरे में जा सकता है, इससे किस कमरे में नहीं जा सकता।
फिर वही हम कहेंगे कि जो अवेलेबिलिटी का टारगेट होता है हम लोग का, वो सिक्योरिटी का भी होता है, क्योंकि अगर हम गलत एक्सेस किसी को दे देते हैं किसी कमरे में और वो वहां जाके कोई किसी इक्विपमेंट पे काम करता है जिस पे उसकी परमिशन नहीं थी, ये सिक्योरिटी ब्रीच भी हो जाती है और हमारी अवेलेबिलिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो सिक्योरिटी का डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा सेंटर में। सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व होती है। और उसके अलावा फिर फिजिकल सिक्योरिटी मैनेजर्स डे टू डे ऑपरेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किरदार करते हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे सपोर्ट फंक्शंस होते हैं हमारे डेटा सेंटर्स के अंदर। सो अगर जैसा नया डेटा सेंटर बन रहा है तो उसके अंदर कमर्शियल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं कि आपको ज़मीन पे तहाशा चाहिए, आपको पावर सिक्योर करनी है, आपको लोकल अथॉरिटी से डील करना है। तो इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारी बिजनेस प्लानिंग टीम वगैरह, जो कि डिज़ाइन करती हैं डेटा सेंटर, इंटीग्रेशन करती हैं, कमर्शियल टीम्स वगैरह। फिर कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काफ़ी सारे रोल्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा ऑडिट और कंप्लाइंस जो है एक बहुत बड़ा एरिया है। कि किसी से भी अगर बात की जाए ऑडिट और कंप्लाइंस की, सबसे पहला जो ध्यान में आता है वो बैंक्स का होता है कि बैंक्स में कंप्लाइंस ऑडिट किए। लेकिन डेटा सेंटर क्योंकि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को वो सर्व करते हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, गवर्नमेंट्स हो, तो उसकी वजह से बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहां जाके बिंग पे आप कहीं सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्लाइंस सर्टिफिकेशन, आप देखेंगे अ, हमारी ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 सर्टिफिकेशन है मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंप्लाइंस की। तो उनकी वजह से उनके साथ कंप्लाइंट रहने के लिए हमें बेतहाशा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन होती है, हमारी कंप्लाइंस टीम मौजूद होती है। हमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस इंप्लीमेंट हुए हैं कि इस तरह से हमें ये काम करना है, इतने अरसे तक हमें डेटा स्टोर करना है, अपने रिकॉर्ड्स रखने हैं, ये वो। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ऑडिट और कंप्लाइंस का फंक्शन। उसके अलावा लर्निंग और डेवलपमेंट टीम होती है, क्योंकि जैसा कि टेक्नोलॉजी है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसर, नए किस्म के सर्वर्स, नए किस्म की टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं। तो लर्निंग और डेवलपमेंट टीम जो है, ट्रेनर्स जो है हमारे बहुत काम करते हैं कि जो ट्रेनिंग मटेरियल है नई टेक्नोलॉजी का, नए प्रोसेसेस का, नई नई पॉलिसीज का, वो इम्प्लीमेंट हो और वो शेयर हो। और उसके अलावा फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस में हो, फाइनेंस भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो फाइनेंस के भी बेतहाशा रोल होते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ, डिपेंडिंग किस इंडस्ट्री में, सॉरी किस कंपनी में आप जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा फाइनेंस का फंक्शन है जो कि करता है, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से हट के किसी और जैसा कोलोकेशन कंपनी में जा रहे हैं तो उनके भी अपने काफ़ी बड़े फाइनेंस के इदारे होते हैं जिन पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। अब जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर मैं रोकूंगा, इमरान अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और वो आपको हमें एक वर्चुअल डेटा सेंटर टूर करेंगे जो कि हमारी पब्लिक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और मैं यहाँ से अब इमरान को देता हूँ। इमरान, ओवर टू यू। श्योर, थैंक यू वेरी मच अदनान। ओके, सो आई विश कि हम लोग आप लोगों को फिजिकल टूर कराते, लेकिन सिंस बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न हम ये नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने ये वर्चुअल टूर जो है आप लोगों के लिए अरेंज करा है, जो कि आपको एक जिस्ट देगा कि एक डेटा सेंटर दिखने में कैसा होता है, उसके कितने किस्म के एरियाज होते हैं और वहाँ पर कौन कौन से स्टाफ जो है बेस्ड करते हैं। अगर आप एक डेटा सेंटर का बर्ड आई व्यू देखें तो वो एक वेयर हाउस की तरह दिखता है, जिसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट साइड में लगे हुए नजर आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जनरेटर्स हैं जो कि इस डेटा सेंटर को अनइंटरप्टेड पावर देते हैं। इसके अंदर चिलर्स होते हैं जो कि कूलिंग के लिए काम करते हैं। फिर उसके अंदर लोडिंग बेस होती हैं जो कि यूज़ होती हैं आपको डिलीवरीज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर डेटा सेंटर के अंदर रैक्स आ रहे हैं, बेसिकली डेटा सेंटर के अंदर जो इंस्टॉल होता है वो होते तो रैक्स ही हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। तो उनकी मूवमेंट के लिए हमें जो है ना लोडिंग बे बिल्ड करना होता है, जो कि ट्रक से बेसिकली आइटम्स रिसीव और डिस्पैच करने के लिए यूज़ होते हैं। ये पूरी बिल्डिंग सराउंडेड होती है फैंस से। फैंस हो सकती है, वॉल हो सकती हैं, जो कि अदनान ने जैसे बताया कि सिक्योरिटी डिजाइनर्स होते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि जो एरिया है जिधर आप ये डेटा सेंटर बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पर कितनी हाइट की, किस डायमेंशन की, कितनी थिकनेस के साथ फेंसेस बिल्ड करनी है, वहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट लगाने हैं। फॉर एग्जांपल किधर सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल करना है, कौन सा एरिया है जिसको 24 आवर्स मॉनिटर करना है, क्या इस एरिया के अंदर कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है जहाँ पर कोई ऐसा एरिया हो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं है और कुछ एक्टिविटी हो जाए। तो जो सिक्योरिटी टीम होती है वो ये सब मेक श्योर करती है कि ये सारी
लैंडस्केप ये कवर्ड हो बाय सीसीटीवी। प्लस सिक्योरिटी टीम ये भी मेक श्योर करती है कि वो इन एरियाज के अंदर पेट्रोलिंग भी करे। वो वीडियो पेट्रोलिंग भी हो सकती है और फिजिकल पेट्रोलिंग भी हो सकती है। फिजिकल पेट्रोलिंग मीन्स एक सिक्योरिटी गार्ड जाता है, वो सारी लोकेशंस के ऊपर वॉक करता है और नोट करता है कि जब मैं इतने बजे इस जगह से गुजरा तो यहाँ पे कोई भी जो है सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं थी या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, एंड देन वो एंड ऑफ द डे एक रिपोर्ट जनरेट करता है। तो ये सारी फंक्शंस जो है सिक्योरिटी टीम मैनेज करती है, जिसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजर उस रिपोर्ट को रिव्यू करता है और मेक श्योर करता है कि सारी जो सिक्योरिटी है वो एज पर दी पॉलिसी प्लान हो। अम, अब एज्यूम करते हैं, लेट्स से मैं डेटा सेंटर का मैनेजर हूँ और मुझे कॉल आती है कि एक वेंडर कॉल करके बोलता है कि मुझे आपके डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर है जिसके अंदर एक हार्ड ड्राइव चेंज करनी है। तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि भाई आप जाएं और गेट के ऊपर जाएं आपको एंट्रेंस मिल जाएगी। इवन आई एम नॉट ऑथराइज टू सेंड एनीवन, यस आई एम ऑथराइज टू अप्रूव द एक्सेस। सो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि वी हैव अ डेटा सेंटर एक्सेस पॉलिसी, उसके मुताबिक आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट का मैं नाम दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आप अपना डेट, टाइम, ड्यूरेशन, क्या बिजनेस जस्टिफिकेशन है, आप कौन सी कंपनी से हैं, ये सारी चीज़ें मुझे फिल करके दें। फिर वो जो है मेरे पास आएगी या उन ऑथराइज पर्सन के पास आएगी जो कि अप्रूवर्स हैं। तो वो वेंडर जाएगा, फॉर्म इन फिल करेगा कि भाई मुझे ये डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर है, उसके अंदर हार्ड ड्राइव डाउन है, मुझे वो चेंज करनी है। वो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा आफ्टर चेकिंग ऑल दी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और जब वो अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद वो सिस्टम एक एक्सेस नंबर जनरेट करेगा। वो एक्सेस नंबर उस रिक्वेस्टर के पास जाएगा, मेरे पास आएगा और सिक्योरिटी टीम के पास आएगा कि ये बंदा इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑन दिस टाइम और ऑन दिस डेट। और वो फिर जो है उसके उस टाइम के मुताबिक गेट पे आएगा। इस गेट के ऊपर बेसिकली इट्स अ चेक पॉइंट। यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर के पास भी वो एक्सेस नंबर होगा और वो वेंडर उसको वो एक्सेस नंबर देगा। उस सिक्योरिटी गार्ड को ये भी पता होगा ये एक्सेस नंबर जो है मैप्ड है किस एक इंडिविजुअल के साथ, उस इंडिविजुअल का नाम ये है। वो उससे बोलेगा आपके पास कोई फोटो आईडी है, कोई गवर्नमेंट आईडी है, हाउ डू यू प्रूव कि आपका ये नाम है। तो वो उसको लाइसेंस, उसको पासपोर्ट या कोई गवर्नमेंट और इशूड कार्ड देगा जैसे कि एनआईसी वगैरह। वो उसे मैच करके बोलेगा ठीक है आप ऑथराइज पर्सन है, आई एम एक्सपेक्टिंग यू ड्यूरिंग दिस टाइम, आप एंट्री ले सकते हैं। उसको सिंपली वो बता देगा कि जाके यहाँ पर आपने गाड़ी पार्क करनी है। और उसका पार्किंग लॉट के पास एक बिल्डिंग है जिसको हम लोग नॉर्मली एडमिन बिल्डिंग कहते हैं। एडमिन बिल्डिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट ऑफिसेस फॉर ऑल दी स्टाफ। क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो डेफिनेटली ऑल द टाइम आईटी एरिया में नहीं बैठ सकते क्योंकि इट्स अ चिल्ड एरिया। तो वहाँ पर जो है सारे ऑफिसर्स और सारे स्टाफ वहाँ पे बैठता है। तो वो जो विजिटर है वो भी इसी लॉबी के अंदर एडमिन बिल्डिंग के अंदर आएगा और वहाँ से जो है ना अपना जर्नी स्टार्ट करेगा। तो आई विल टेक यू टू द लॉबी जस्ट टू शो यू कि जब आप डेटा सेंटर के ऑफिस में एंटर होंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो लॉबी इज नथिंग जस्ट अ रिसेप्शन जहाँ पर सिक्योरिटी टीम जो है बेस करती है जस्ट टू मॉनिटर कि कौन इस डेटा सेंटर के अंदर एंटर हो रहा है और उसको जो है एक्सेस चाहिए। वो यहाँ पर आके जो है सिक्योरिटी स्टाफ को बताएगा वेंडर के मुझे जो है यहाँ पर एंटर होना है। अब डेटा सेंटर के अंदर नंबर ऑफ कोलोस होते हैं, वो बताएगा कि मुझे जो है जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उसमें कोलो नंबर 1 में जाना है फॉर एग्जाम्पल। तो वो सिक्योरिटी स्टाफ जो है उसको सिर्फ कोलो नंबर 1 के लिए कार्ड कॉन्फ़िगर करके देगा और उसके फिंगरप्रिंट्स लेगा क्योंकि यहाँ पर डेटा सेंटर के अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। इट मींस कि आपके पास कार्ड भी होना चाहिए और बायोमेट्रिक भी होनी चाहिए ताकि सिस्टम वेरीफाई कर सके कि डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुई है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कार्ड को वो वेंडर को कार्ड इशू करेगा और वो मैनेजर को जो कि मैं हूँ मुझे कॉल करेगा कि आपका विजिटर जो है आया है रिसेप्शन के ऊपर, प्लीज सेंड समवन टू पिक हिम अप और एस्कॉर्ट हिम। वो क्योंकि जो वेंडर है वो फर्स्ट टाइम आया, उसे नहीं पता कि रूट क्या है, कोलो वन का रास्ता कहाँ से है। तो मे बी मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आता, मैं अपने किसी स्टाफ को भेजूंगा कि जाके रिसेप्शन के ऊपर इस वेंडर को रिसीव करो एंड डू द इंडक्शन।
तो ये जो रिसेप्शन एरिया होता है, ये इट्स क्वाइट बिग एरिया। यहाँ पर आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट होती है, आप यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। मेरा स्टाफ आके जो है उसको, वेंडर को रिसीव करेगा, ग्रीटिंग करेगा, एंड देन ही विल टेक हिम टू सम एरिया वेयर ही कैन डू दी सम काइंड ऑफ इंडक्शन। सो नॉर्मली हम लोग इस एरिया के अंदर एक स्क्रीन रखते हैं जहाँ पर डेटा सेंटर स्टाफ विजिटर्स को एक्सप्लेन करता है कि यस यू आर ऑथराइज टू कम इनसाइड द डेटा सेंटर, लेकिन दीज आर दी डूज एंड डोंट्स। आप जो है स्मोकिंग नहीं कर सकते इनसाइड द प्रेमिसेस। अगर आपको स्मोकिंग करनी है तो स्मोकिंग के लिए डेजिग्नेटेड एरिया है। अगर इन द टाइम ऑफ फायर आप कौन से रूट से एग्जिट करेंगे, ऑल ऑल दोज रूट्स आर अवेलेबल ऑन दी वॉल। तो वो रूट मैप जो है सब जगह अवेलेबल होता है। वो बताएगा कि कोई सेफ्टी इंसिडेंट अगर आपको नजर आता है तो आपने किसको कांटेक्ट करना है, कोई सिक्योरिटी अगर आपको ब्रीच नजर आती है तो किसको कांटेक्ट करना है, और कौन कौन से एरियाज में आपको एक्सेस है और कौन कौन से एरियाज में आपको एक्सेस नहीं है तो आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज देयर टू चेंज दी हार्ड ड्राइव ओनली, तो वो ऑथराइज नहीं है कि वो जाके चिलर एरिया के अंदर जो है कुछ टच करे। तो इधर से फिर वो उसको ऑथराइज करते हैं, कार्ड लेके वो वेंडर जो है इस गेट पर आएगा। दिस इज अ साइलो गेट, या बेसिकली इस गेट का को मैन ट्रैप गेट भी कहते हैं। इसका पर्पस ये है कि इसमें से ओनली 1 पर्सन कैन पास थ्रू। द ओनली रीजन इज कि टेल गेटिंग अलाउ नहीं हो। सो जब आप कार्ड स्वैप करते हैं एंड बायोमेट्रिक रजिस्टर करते हैं तो दिस का गेट ओनली अलाउ यू टू पास। अगर इसके उसको पीछे से कोई टेल गेट करेगा तो सिस्टम विल स्टॉप दैट पर्सन, कि आप टेल गेट नहीं कर सकते। the other person should use his or her own access card। तो यहाँ से वो एंटर होगा नॉर्मली एक ऑफिस एरियाज के अंदर, जहाँ पर लेट्स से मैं भी यहाँ पर हूँ। ये बेसिकली एक बीएमएस रूम है। बीएमएस रूम इस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम रूम, जहाँ पर इट्स अ हार्ट ऑफ डेटा सेंटर एक्चुअली। सारे अलर्ट, सारे अलार्म्स इस जगह पर आते हैं, और जो बीएमएस ऑपरेटर होता है वो स्क्रीन के ऊपर 24 आवर्स 365 डेज मॉनिटर करता है कि कोई भी अलार्म मिस नहीं हो। वो अलार्म्स वार्निंग हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन विद इन द रेंज, लाइक कि टेम्परेचर 16 और 25 के बीच में है, मेंटेन हो रहा है, तो वार्निंग्स आ रही है कि टेम्परेचर मूव हो रहा है, लेकिन कोई क्रिटिकल अलार्म नहीं है तो वो उसको अवॉइड कर देता है। लेकिन हो सकता है टेम्परेचर जो है जंप कर रहा है एकदम से किसी एरिया के अंदर, तो वो जो ऑपरेटर है वो उसको ऑब्जर्व करेगा और स्ट्रेट अवे कॉल करेगा रिलेटेड टीम को कि मुझे जो है फला एरिया के अंदर जो है टेम्परेचर जो है जंप होता नजर आ रहा है, प्लीज गो एंड चेक। एंड देन फैसिलिटी टीम और फैसिलिटी इंजीनियर विल गो एंड चेक क्या क्या प्रॉब्लम है। देयर कुड बी मैनी रीजंस, लेकिन वो उन इश्यूज को देख के वापस जो है ना टेम्परेचर को रिस्टोर करेगा। इधर ही सीसीटीवी टीम भी बैठती है, वो मॉनिटर करती है कि सारे एरियाज के अंदर जो है वो सब जो कैमरास है उसके ऊपर वो फुट वीडियो पेट्रोलिंग करती है, देखती रहती है कि सारी चीज जो एरियाज हैं वो सिक्योर हैं, कोई गेट नहीं खुला हुआ, कोई डोर ओपन नहीं छोड़ दिया किसी ने, और जो है नेसेसरी एक्शंस लेती है। I'll just show you the screen. So this is basically a BMS screen जहां पर आपको शो हो रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल। हो सकता है आपके किसी पीडीयू के ऊपर कोई अलार्म आ रहा है, कोई रैक डाउन है, तो वो स्ट्रेट अवे इधर आ जाए। आप फर्ज करें अगर यहाँ पे बैठा हुआ जो ऑपरेटर है वो सो गया, तो इट मीन्स कि यू आर ब्लाइंड। आपके इंजीनियर्स को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ डाउन हो गया है, अनलेस कोई उस इक्विपमेंट के पास से ना गुजरे कि भाई यार मैंने देखा ये तो डाउन है। लेकिन there are thousands of equipment, you cannot go and check all the equipment, so that person who's sitting here has to be alert all the time। ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं बीएमएस रूम के अंदर, जो कि मोस्टली इंजीनियर्स ही होते हैं, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल और कूलिंग इक्विपमेंट क्या होता है, कैसे अलार्म जनरेट होते हैं, प्लस डिजाइनिंग ऑफ दिस इक्विपमेंट्स। ये नेटवर्क इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, ये नॉर्मल जो है बैकनेट और मॉडबस प्रोटोकॉल्स के ऊपर वर्क करने वाले इक्विपमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट कंट्रोलर्स को सिग्नल भेजते हैं एवरी सेकेंड, और वहां से वो जो है ना ट्रांसलेट होके इसको ग्राफिक्स के अंदर कन्वर्ट करके टीम जो है ना मॉनिटर करती है। सो लेट्स से वो वेंडर जो है इस रूम में आया,
मुझसे उसने बात की, मैंने उसको बताया कि भाई ये हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, व्हेन यू आर गोइंग inside the mechanical or electrical area and server room, you need to wear your PPs. So we keep those PPs here, and then I will offer him that you can use this high vest cap, air muff, whatever, wherever we have high noise area. So आपको जो है ये सब पहनिए। उसके बाद I will take you to the server room, but before that, I just want to show you this mechanical and electrical area. Basically, data center, as I said, कि जब data center design होता है, तो वो डिजाइन करने के लिए पहले कैपेसिटी मालूम की जाती है कि कितना बड़ा डेटा सेंटर चाहिए। लेट्स से 10 मेगावाट का एक डेटा सेंटर है, तो वो 10 मेगावाट आपको यूटिलिटी प्रोवाइडर तो देगा, लेकिन वो अगर डाउन हो गई यूटिलिटी सर्विसेज, तो आपको, आपका जो डेटा सेंटर डिजाइनर है वो ये मेक श्योर करेगा दैट 10 किलो वॉट कैन बी जनरेटेड ऑन द ग्राउंड एज वेल। तो वो उतने ही बड़े उस पावर के जनरेटर इंस्टॉल करेगा। उसी पावर को, उसी जब वो पावर जनरेट हो रही है, सिस्टम रन हो रहे हैं, तो उतने ही जब 10 किलो वॉट, 10 मेगावाट के मतलब जनरेटर्स होंगे, 10 मेगावाट के को कूल डाउन करने के लिए चिलर्स होंगे। तो ये सारे इक्विपमेंट जो है डिजाइन किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे। इन सब इक्विपमेंट को रन करने के लिए भी टीम होती है जिसको फैसिलिटी टीम कहते हैं। इट्स अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। देर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट के कि वो जो जनरेटर्स, कूलर्स हैं एंड फायर सप्रेशन यूनिट्स हैं, ये सारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए दीज इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए आप डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बन सकते। स्टार्ट शुरू में बेबी स्टेप्स ही लेने होते हैं। आप सिंपल एक एक पोजीशन होती है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, लेट्स से सीई टेक्नीशियन, क्रिटिकल एनवायरनमेंट टेक्नीशियन। उसकी कुछ ज़्यादा उसका जो रोल क्या होता है, वो जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक स्केड्यूल होता है, उसके मुताबिक जाके वो इक्विपमेंट पे चेक करता है, विजुअल चेक कर लेता है, और छोटी मोटी जो मेंटेनेंस होती है वो करता है। और अगर कोई क्रिटिकल मेंटेनेंस है तो वो जो मैन्युफैक्चरर उसे कॉल करके बुलाता है कि मुझे जो है इस जनरेटर के अंदर ये इश्यू नज़र आ रहा है, आप इसको प्लीज फिक्स करें। यहाँ से वो अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है, फिर वो आके जाके सीनियर इंजीनियर, ऑपरेशंस इंजीनियर, क्रिटिकल एनवायरनमेंट का रीजनल इंजीनियर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो कि अदनान ने अभी आपको बताई, ये कैरियर भी परस्यू कर सकते हैं। लेकिन हम इधर सिर्फ नहीं आए, हमें तो बेसिकली एक सर्वर रूम जाना है जहाँ पे एक सर्वर के अंदर हार्ड ड्राइव खराब है। तो आई विल टेक यू टू दिस सर्वर रूम। जब आप एक सर्वर रूम के अंदर एंटर होते हैं, तो राइट नाउ ये तो अभी आपको नजर आ रहा है कि ये सर्वर रूम फुली बेसिकली पॉपुलेटेड सर्वर रूम है। लेकिन जब आप एक डेटा सेंटर न्यू स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे सर्वर्स उधर नहीं होते हैं। ये एक एम्प्टी रूम होता है जिसमें, अगर आप देखें, ये सारे रैक्स एम नहीं होते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ ये फ्लोर होता है। आप वन बाय वन डिप्लॉयमेंट टीम, लॉजिस्टिक टीम से जो है ना सर्वर, सो क्या होता है जब आपका न्यू डेटा सेंटर स्टार्ट होता है, तो आपको सप्लाई चेन, माइक्रोसॉफ्ट की सप्लाई चेन सर्वर डिलीवर करती है। आपकी लॉजिस्टिक टीम इज रिस्पॉन्सिबल कि वो सर्वर को जो है, वो जो मैंने अभी शुरू में दिखाया था, ट्रक्स के थ्रू वो सर्वर आते हैं, वो सर्वर इन रैक्स के अंदर होते हैं, वो रैक्स लॉजिस्टिक टीम रिसीव करती है, उसको रोल ओवर करते हुए इस लोकेशन पे लाती है, और यहाँ पर लाके जो है ना डेटा सेंटर टेक्नीशियन को हैंड ओवर कर देती है। नाउ डेटा सेंटर टेक्नीशियंस आर रिस्पॉन्सिबल टू डिप्लॉय दोज रैक्स। सो वो इसको बोल डाउन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, एनर्जाइज के लिए पावर केबल्स होती हैं वो कनेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ एनर्जाइजेशन, क्योंकि वो इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ, पावर ऑन करते हैं, ग्राउंडिंग चेक करते हैं। उसके बाद जब पावर ऑन हो जाती है, तो डीसीटी इंजीनियर्स जो है ना उसकी नेटवर्क कनेक्शंस कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको मेक श्योर करते हैं कि वो बूट अप हो जाता है। इन सारे सर्वर्स को, तो ये बेसिकली वन बाय वन सारे सर्वर्स डिप्लॉय होते हैं, और इस तरीके से ये सारे सर्वर्स जो है इस रूम के अंदर फिलअप हो जाते हैं। और इस जब वो फिलअप हो जाते हैं, तो वो वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, तो उसको कूल डाउन करने के लिए यहाँ पर जो है ना चिलर रन करते हैं, जो कि उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करते हैं। सारे रैक्स, बेसिकली ये रैक्स हैं। अब ये रैक्स
नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होंगे। तो होता क्या है कि हर सर्वर रैक के अंदर नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं। वो नंबर ऑफ सर्वर्स एक स्विच से कनेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं टॉर। टॉप ऑफ द रैक एक डिवाइस होती है, वो नेटवर्क डिवाइस होती है ना। वो जो डिवाइसेस होती हैं जो जो टॉप ऑफ द रैक लगी होती हैं, वो फाइबर के थ्रू एक मोर से कनेक्ट होती हैं। उसको हम कहते हैं मिडल ऑफ रो रैक, जो कि जो कि सारे रैक सारे नेटवर्क को वहां पे कन्वर्ट करती हैं। और फिर मोर से आप डायरेक्ट आईडीएफ और आरएनजी जो कि हार्ट ऑफ द नेटवर्क है, फिर वहां से आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम वेंडर क्यों आया, एक हार्ड ड्राइव को बेसिकली चेंज करने के लिए, क्योंकि उसको जो है मिला है कि रिक्वेस्ट के मुझे एक हार्ड ड्राइव चेंज करनी है। आई विल शो यू दैट कि वो रैक्स जो है कैसे नजर आते हैं। लेट मी गिव यू अ so ये रैक्स हैं, ये ऑल रैक्स आर कनेक्टेड टू दिस मोर। ये मोर जो है आपको कनेक्ट करता है आईडीएफ से, और वहां से फिर आप आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपको सिंपल कुछ सर्वर दिखाता हूँ कि वो जो सर्वर्स इस इन रैक्स के अंदर कनेक्टेड होते हैं। दिस इज वन ऑफ द सर्वर दैट्स कॉल्ड JBOD, विच इज जस्ट अ बंच ऑफ डिस्क। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, ये आपके स्टोरेज रैक है। इसके अंदर आपकी कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, इसमें सिंपल हार्ड ड्राइव्स लगी हुई होती हैं जो आपको स्टोरेज कैपेसिटी देती है। एक डेटा सेंटर के अंदर पेटाबाइट ऑफ कैपेसिटी होती है और उससे भी ज़्यादा। तो ये रैक जो है, ये रैक सॉरी ये जो सर्वर है, ये इसमें जो है सारी स्टोरेज डिवाइसेस डीबीडी डिवाइसेस रन करती रहती हैं। और अगर उनमें से कोई भी हार्ड ड्राइव डाउन होती है तो वो डिटेक्ट होती है सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम बीएमएस रूम के अंदर जो मॉनिटर पर्सन है वो चेक करता है। अगर उसको नजर आ जाता है कि भाई कोई हार्ड ड्राइव डाउन है, तो वो उसका टिकट जनरेट करता है। एंड देन जो इंजीनियर है, जो वेंडर है, या जो इन हाउस टेक्नीशियंस हैं, वो आते हैं और आके हार्ड ड्राइव चेंज करते हैं। तो ये हो गया स्टोरेज रैक, स्टोरेज सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट जो है कुछ प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है ओलंपस, प्रोजेक्ट ओलंपस। वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उसने जो है ना नंबर ऑफ ब्लेड्स इंट्रोड्यूस करा इन मार्केट में। ये इनके इनके अंदर डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि जैसे जेन 6 के अंदर जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स कम है, आई थिंक 32 स्लॉट्स हैं। फिर जेन 7 के अंदर नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ गई हैं रैम की, और प्रोसेसर स्पीड बढ़ गई है। तो ये कुछ सर्वर्स हैं जो कि डिफरेंट उनका लेआउट है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, लेकिन इनका फंक्शन सिर्फ एक ही है कि वो कस्टमर्स को और जो इन हाउस टीम है उनको प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग बेसिक प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं। जेन 7 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इंट्रोड्यूस कराया जीपीयू ब्लेड, विच आर बेसिकली वेरी हाई डेंसिटी रैक्स, हाई डेंसिटी सर्वर्स, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये मेनली यूज होते हैं आजकल एआई के लिए, और दीज आर वेरी हाई डिमांड। ये हाई कैपेसिटी रैक्स डिवाइसेस होती हैं। इनको जो है यूज़ किया जाता है कि एआई की प्रोसेसिंग के लिए। और ये आजकल जो है मोस्टली डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय हो रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सर्वर्स मैंने जो आपको दिखाया। अब जो वेंडर मैं आपको बता रहा था उसको ये हार्ड ड्राइव चेंज करनी है, लेकिन वो कहता है मेरे पास हार्ड ड्राइव नहीं है, आई नीड टू गो एंड पिक अप दैट हार्ड ड्राइव फ्रॉम द स्टोर। तो वो हमारे लॉजिस्टिक पर्सन से पूछता है कि आपके पास जो है वो हार्ड ड्राइव है। तो वो लॉजिस्टिक टीम उसको स्टोर में लेके जाएगी, जिसको हम सर्कुलर सेंटर भी बोलते हैं। स्टोर इज नथिंग, जस्ट अ स्टोरेज एरिया, इज वी कॉल इट सिक्योर स्टोरेज एरिया, जहाँ पर हमारे हाई वैल्यू इक्विपमेंट प्लेस होते हैं। और जो यूज मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि ब्रोकन हार्ड ड्राइव्स हैं, वो भी यहीं पे स्टोर होते हैं, जिसको हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये पूरा एरिया लॉजिस्टिक टीम मैनेज करती है। लॉजिस्टिक्स की बहुत जॉब्स निकलती हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में आपको एक स्टोर मेंटेन करना होता है। यू हैव टू पुट ऑल दी एसेट्स, एंड यू हैव टू पुट दी एसेट टैग ऑन दी एसेट्स। उनको सीक्वेंस में रखना होता है, आपको सिस्टम में अपडेट करना होता है।
कि जब भी कोई पूछे, फॉर एग्जांपल ये वेंडर अगर पूछता है कि मुझे दिस पार्ट नंबर की हार्ड ड्राइव पूछनी दे चाहिए, तो वो लॉजिस्टिक पर्सन अपनी सिस्टम में एंटर करेगा ये पार्ट नंबर है, एंड देन ही विल कम टू नो कि वो फला शेल्फ के ऊपर है। वो जाएगा वहां से हार्ड ड्राइव निकालेगा और इसको हैंड ओवर कर देगा हार्ड वेंडर को। वो वेंडर वापस जाएगा सर्वर रूम के अंदर, वो हार्ड ड्राइव चेंज करेगा, एंड देन वो जो फॉल्टी हार्ड ड्राइव है वो निकाल के लॉजिस्टिक को वापस दे देगा। वो लॉजिस्टिक पर्सन वापस आके इधर एक सिक्योर एरिया होगा जहाँ पर जितने भी डीबीडीज होती हैं, डीबीडी बेसिकली डेटा बियरिंग डिवाइस को कहते हैं। वो क्यों ट्रैक की जाती है रिलीजियसली? क्योंकि उसके अंदर कस्टमर डेटा होता है। माइक्रोसॉफ्ट हैज जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। वो हार्ड ड्राइव यहाँ पर आके डिस्ट्रॉय होना बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर आके लॉजिस्टिक पर्सन उसको मशीन के ऊपर ला के वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो उसको सिस्टम में अपडेट कर देते हैं कि ये हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय हो गई है, और वो ट्रैक की जा सकती है। डिस्ट्रॉय होने के बाद वो जो उसका जो स्क्रैप होता है, वो एक आईटी एसेट डिस्ट्रक्शन कंपनी है आईटेट, उनको दे देते हैं, और वो जाके जो है सेफली एनवायरमेंट सेफली उसको डिस्ट्रॉय करके मार्केट के आई मीन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक। ओके, इसके बाद यहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ नेटवर्क रूम के अंदर। एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि ये तो इंटरनल डेटा सेंटर है, लेकिन ये डेटा सेंटर आउटर वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट है? बेसिकली जब हमारा एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर से कनेक्टेड है, या एक डेटा सेंटर किसी कस्टमर के इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वो क्या कैसे कनेक्टेड है? हम लोग आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे जो है लॉन्ग हॉल्स और वैन कनेक्शन बेसिकली हम मांगते हैं, जिसकी लीज सर्विसेज होती हैं कि भाई मंथली ये चार्जेस होगा। 10 गिग का लिंक है तो हम 10 गिग के मल्टीपल सर्विसेज आ रही होती हैं, जो कि एक वर्ड होता है पीओई, पॉइंट ऑफ एंट्रेंस। तो जो पॉइंट ऑफ एंट्रेंस है वो डेटा सेंटर के अंदर एंटर होने वाला पॉइंट है, किसी टनल के थ्रू ये केबल्स एंटर होती हैं और उस डेटा सेंटर के अंदर से आती हैं। ये एरिया कहलाता है एमडीएफ, और हम लोग उसको एमएमआर रूम भी बोलते हैं। एमडीएफ मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है फाइबर केबल, इट गोज टू आरएनजी, फिर आरएनजी से जो है आईडीएफ, एंड आईडीएफ से मोर, और इस तरीके से जो है आपको आउटर वर्ल्ड के अंदर कनेक्टिविटी मिलती है। आई विल गो टू another room. This room is not available in all the data center. Basically this is just an idea कि जो जो हमारे रीजन जो यूएस में बिग डेटा सेंटर्स है, वहाँ पर एक फैसिलिटी और है जिसको हम लोग जो है इनोवेशन रूम्स कहते हैं, जहाँ पर हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। आप लोगों ने बहुत से इन सारे प्रोजेक्ट्स के जो है ना नाम सुने होंगे, अम, जिसमें से ये इमर्शन कूलिंग है, जिसमें बेसिकली ऑयल और लिक्विड के अंदर जो है ना सर्वर रन कर रहे हैं जस्ट टू कूल डाउन दी सर्वर। तो आपकी जो जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रोजेक्ट नेटिक है जिसके ऊपर आपने यूट्यूब के ऊपर, इन सब के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें प्रोजेक्ट नेटिक में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि एक डेटा सेंटर को जो है कुछ अरसे के लिए पानी के अंदर छोड़ा था ताकि फ्री कूलिंग मिले। डीएनए स्टोरेज इज वेरी एक्चुअली प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट, लेकिन इट्स इन अर्ली स्टेज कि जहाँ कि आप हार्ड ड्राइव के बजाय डीएनए के ऊपर स्टोरेज कर सकते हैं। आई आई वुड एडवाइज टू गो एंड सी दैट कि किस तरीके से डीएनए के ऊपर जो है ना डेटा स्टोर हो सकता है, क्योंकि ये आपका साइज बहुत जो है ना छोटा कर देगा कि द अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव इन डेटा इन ऑल द डेटा सेंटर कैन बी स्टोर इन जस्ट वन स्मॉल डीएनए पीस। क्वांटम कंप्यूटिंग ऑल्सो ये रिसर्च हो रही है जिसको जो माइक्रोसॉफ्ट को कंप्यूटिंग पावर देगी, और आई मीन फास्ट कंप्यूटिंग पावर। लेकिन दीज आर प्रोजेक्ट्स आर इन रिसर्च बेस्ड, एंड अभी जो है प्रोडक्शन के अंदर नहीं है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस virtual point of view. I hope you like it, and this link is available on the internet as well. We will share this um, slide with you, and you can just take this link from there. Over to you, Adnan. You are on mute.
बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। तो जैसे कि आपने देखा वर्चुअल टूर के जरिए कि डेटा सेंटर जो है काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर सिर्फ आईटी रिलेटेड रोल नहीं है, बल्कि बेतहाशा इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जो हो रही है। अगर आप मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हैं, किसी किस्म का आपको थीसिस लिखना है, तो आप इन नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए हमारी वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हैं क्या काम हो रहा है, किस किस्म की चीज़ हो रही है। और इसके जरिए आप अपने करियर को बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों ने ये अगर देखा हो डेटा सेंटर का ओवरव्यू और वर्चुअल पर, उसके अंदर लगा हो कि ये काफ़ी जो है बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रोल है। इट्स नॉट, इट इज़ चैलेंजिंग, लेकिन काफ़ी हम जो है एंजॉय करते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको सीखने को बहुत मिलता है। आप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे होते हैं। और मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो भी आपके, भले वो इंजीनियरिंग साइड पे हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आईटी साइड पे हैं, सप्लाई चेन साइड पे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट साइड पे, सब जगह जो है आपको बहुत अच्छा मुख्तलिफ किस्म का एक्सपोजर मिलता है। और जैसे कि हमने शुरू में भी कहा, काफ़ी ममालिक जो हैं वो डेटा सेंटर को एज अ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन देते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम सर्विसेज हैं और यूटिलिटी सर्विस है, इसी तरह डेटा सेंटर भी उनकी मॉडर्न इकोनॉमी में वही रोल प्ले करते हैं। अगर किसी कहीं की पावर ग्रिड डाउन होती है, बिजनेस पे, आपकी जीडीपी पे उतना ही इम्पैक्ट हो सकता है अगर कहीं का डेटा सेंटर डाउन हो जाता है। तो उसकी अहमियत का आपको अंदाजा होगा इससे। तो इस अ गुड फील्ड, फास्ट ग्रोइंग फील्ड, और इसमें बहुत बहुत रोल्स अवेलेबल हैं, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, पूरी एज अ इंडस्ट्री। सो हम सबको इनकरेज करेंगे, लड़कों को, लड़कियों को, सबको, कि वो जाएं, देखें, रिसर्च करें किस किस्म के रोल है, और अपना कैरियर पाथवे उस हिसाब से करें। तो इसी तरह अगले स्टेप्स में जो है मुख्तलिफ किस्म की रिसोर्सेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी इवेंट्स होते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी न्यूज़ वेबसाइट पे हैं जहाँ पे हमारी नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ किस्म की वो आती हैं। ब्लॉग, ट्विटर, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हैं जिसके अंदर आप लोग नेटवर्क कर सकते हैं हमारे साथ या दूसरे जो कॉलीग्स हैं डेटा सेंटर इंडस्ट्री में, और लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए और समझने के लिए। इसी तरह जो है कैरियर वेबसाइट जो हमारी, उसके ऊपर भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इमरान जो वर्चुअल टूर कर रहे थे, वो पूरी हमारी एक सेपरेट साइट है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डेटा सेंटर की, जो आप जाके और भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग भी काफ़ी अवेलेबल है, चाहे वो लिंक्डइन के ऊपर हो, पास कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे, शोज जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं वॉक थ्रू टूर और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को। तो आप इन सब रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाइए, कनेक्ट कीजिए और अपनी नेटवर्किंग वगैरह का में बढ़ाने की कीजिए। अगला जो है, आप जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज, उसको समझें और वो किस तरह से टाइन करती हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ। जैसा कि इमरान ने शुरू में कहा, आप अपना थॉट डेवलप करें कि कहाँ आपको जाना है। आईटी की फील्ड जो है वो काफ़ी बड़ी है, इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत बड़ी है। आपको किस शोबे में इंटरेस्ट है? आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड पे जाना है, सपोर्ट की साइड पे जाना है, नेटवर्किंग की साइड पे, या फिर ये डेटा सेंटर का जो है वो थोड़ा सा नेटवर्किंग सपोर्ट से मिलता जुलता हो जाता है। आप उसी के हिसाब से पढ़ाई पे फोकस करें, उसी के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज, भले वो वॉलंटियरिंग की हो या किसी किस्म के और अपॉर्चुनिटीज हो जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल सके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके, उस पर आप फोकस करें। इसी तरह जो इवेंट्स वगैरह हैं, अगर कोई इवेंट्स होते हैं जो पिछले उसमें था, और उसको, उसमें आप शामिल हों, उसमें शिरकत करें, और जितनी भी ये रिसोर्सेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट नॉट लीस्ट, जैसा कि मेरे पिछले कॉलीग्स ने भी कहा है कि आपको चाहिए कि आपका जो क्राफ्ट है उसके आप मास्टर बने, ना कि ये कि आप सब चीज़ों में हो और किसी चीज़ में को भी समझ ना पाए, बल्कि आप पिक करें कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है। और फिर हाफ वे थ्रू द करियर, बहुत लोगों को होता है करियर चेंज का, या वो इंडस्ट्री चेंज होती है। तो इट्स ऑलवेज पॉसिबिलिटी, बट हैव अ क्लियर माइंडसेट वेयर यू वांट टू गो एंड व्हाट यू वांट टू डू। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। इसके साथ हम आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने का। और अगर कोई आपको सवाल हो या कुछ, आप हमारी वेबसाइट पे देखिए, हम हमारे साथ लिंक्डइन वगैरह पे कनेक्ट कीजिए। हम आपको जवाब देने के लिए बहुत खुश होंगे।